अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि पीएचपी क्या होती है और किस तरह से हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कुछ बेसिक वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने हम उसमें सीखेंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि पीएचपी होती क्या है। पीएचपी एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इस बात का मतलब ये है कि आपने का जो कोड है वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और जो यूजर को नजर आएगा ब्राउजर में वो एक सिंपल HTML का पेज होगा, ठीक है। यानी कि जो मेजर फंक्शनैलिटी है बैकएंड की, वो सारी फंक्शनैलिटी हम PHP से अचीव कर सकते हैं। इसलिए ये एक पावरफुल टूल है ताकि हम डायनामिक और इंटरैक्टिव वेब पेजेस बना सकें। अभी तक हमने जो काम किया था वो HTML और हमने CSS सीखा था। इससे हम फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते थे और हम जो यूज़र को नज़र आता है इन शॉर्ट वो चीज़ें हम HTML और CSS से डिज़ाइन कर सकते थे। लेकिन अब जब हम PHP पे जा रहे हैं यानी कि बैकएंड लैंग्वेज पे जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इंटीग्रेट कर दिया है HTML को। अब हम बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे और हम ये सीखेंगे कि मजीद जिसकी फंक्शनैलिटीज हैं वो किस तरह से परफॉर्म हो सकती हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। देखिए, जब हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसमें फील्ड्स होती हैं, यूजर नेम पासवर्ड की फील्ड होती है, एक बटन होता है, राइट। जब हम उस पर क्लिक करते थे तो हम आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने फॉर्म्स HTML के थ्रू क्रिएट किए और CSS के थ्रू उसकी डिजाइनिंग की थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो जो इसमें फंक्शनैलिटी क्रिएट होगी यानी कि यूजर के सामने एक पेज आएगा, वो फंक्शनैलिटी हम उस वक्त नहीं बना रहे थे। वो फंक्शनैलिटी यानी कि वो जो यूजर का जो मतलब उस वक्त मैच होगा या फिर सेव होगा जो डाटा, वो फंक्शनैलिटी हम बैकएंड लैंग्वेज या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो लैंग्वेज है यानी कि जो PHP जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और भी हैं, जैसे कि पाइथन है, वो भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। और जो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट आता है, jQuery आता है, यानी कि जो फ्रंट एंड को डील करते हैं वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। और वो सारी कहाँ पे रेंडर होती हैं, वो क्लाइंट साइड पे यानी कि ब्राउजर में रेंडर होती हैं, और जो ये बैकएंड वाली होती है ये सर्वर साइड पे रेंडर की जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, PHP stands for Hypertext Preprocessor। PHP 7 लेटेस्ट स्टेबल रिलीज है और PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। ये मैंने आपको बताया कि ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए ये सर्वर पर ही एग्जीक्यूट की जाती है, ये इसकी खास बात है। अच्छा जी, व्हाट इज अ PHP फाइल। देखें, जब भी कोई हम न्यू सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं, जैसे वर्ड है उसकी अपनी एक्सटेंशन है, फोटोशॉप में हमने काम किया तो उसकी .php अपनी एक्सटेंशन बनाई थी हमने, CSS बनाया तो .css उसकी एक्सटेंशन थी। इसी तरीके से .html पेज की एक्सटेंशन थी, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से .php फाइल की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब बड़ी खास बात है, देखिए HTML में हम सिर्फ HTML का कोड लिखते थे, राइट, लेकिन PHP में हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP सब चीजों का कोड हम PHP की ही फाइल में लिखेंगे, ठीक है। और जब आप एक PHP फाइल को ओपन करेंगे, जिस तरह हम ड्रीमवीवर से ओपन करते हैं, राइट, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको सिंपल एक HTML का पेज नजर आएगा। उसके बाद आप ओपन करेंगे उसको और एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे, राइट। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आते हैं, PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउजर एज प्लेन HTML। यानी कि ये सर्वर पे एग्जीक्यूट किया जाता है और इसका जो पेज है यानी कि जब ये रेंडर किया जाता है तो वापस जो हमें मिलता है सिंपल HTML का एक रिजल्ट हमें मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, PHP की क्या पावर है, क्या क्या कर सकता है ये। PHP एक डायनामिक पेज कंटेंट बना सकता है। सबसे ज्यादा पावरफुल चीज और मोस्ट जो यूजेबल कॉमन चीज है वो क्या है, वो है ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डाटा इन योर डाटाबेस। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एक न्यूज़ की वेबसाइट है, ठीक है। तो हम एक न्यूज़ की वेबसाइट के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि वो एक डायनामिक कंटेंट है ना, बार बार उसमें न्यूज़ आ रही होती है, बार बार उसमें जनरेट हो रही होती है। हम एक ऐसा पोर्शन बनाएंगे, एक ऐसा फॉर्म जनरेट करेंगे कि जब हम ऐड पे क्लिक करें तो न्यूज़ जो है वो डेटाबेस में ऐड हो जाए, ठीक है। और डिलीट करेंगे तो डेटाबेस से परमानेंटली डिलीट हो जाए, और अगर हम उसको एडिट करना चाहते हैं तो वो डेटाबेस से
एडिट हो जाए। अब हमने क्या किया, हमने उस ऐड के बटन पर क्लिक तो कर लिया, वो ऐड का बटन हमने किससे बनाया था, वो हमने क्रिएट किया था एक HTML बटन से या इनपुट के बटन से, राइट। उस पे जब क्लिक किया तो PHP का रोल शुरू हुआ, उसने वो डाटा उठाया और उसको उठा के सेव किया डाटाबेस में, जहां पे हमने एक टेबल क्रिएट किया था ऑलरेडी, ठीक है। डाटाबेस में तो एक टेबल क्रिएट किया था और बटन में क्या था, वो डाटा को लेके आ रहा था, अब ला के और उसको सेव कराने का जो काम है वो कौन कर रहा है, वो PHP कर रहा है। यानी कि सॉर्ट ऑफ यू कैन से एक ब्रिजिंग हो रही है फ्रंट एंड में और डेटाबेस में। तो वो जो मेन काम है, वो जो मेन ब्रिजिंग है, वो PHP कर रही है। अगर इन केस आप ये अज्यूम करें कि इस वक्त हमारे पास वो नहीं है, तो वो तो फिर ब्रिजिंग हुई ना होगी ही नहीं, यानी कि काम तो पूरा ना हुआ, यानी एक फॉर्म सिर्फ क्रिएट हो गया और वहां पे डेटाबेस में टेबल भी क्रिएट हुआ है, लेकिन वो जो यूजर से हमने इनपुट लिया है, जो न्यूज की का इनपुट हमने लिया है, वो तो सेव हो ही नहीं रहा ना। तो वो जो सेव करने वाला काम है वो कौन कर रहा है, वो PHP कर रहा है, ठीक है। इट कैन बी यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस, कि यूजर को कितना एक्सेस है। देखिए बात सुने, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप यूजर को ये एक्सेस दे रहे होते हैं कि जी फुल राइट्स हो, जैसे एडमिन है फुल राइट्स हो, अगर अकाउंट सेक्शन वाला है तो उसके पास कुछ लिमिटेड राइट्स होते हैं। इस तरह से हर यूजर का अपना रोल होता है। ये रोल किस तरह से हम असाइन कर रहे होते हैं, PHP के थ्रू। सिमिलरली एग्जाम्पल मैं आपको ये दूंगी कि जैसे स्टूडेंट पोर्टल होता है, LMS होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो टीचर्स के लिए क्या होता है, हमारे पास ये एक्सेस होती है कि हम डाटा को अपलोड कर रहे होते हैं और आपके पास ये एक्सेस है कि आप उसको सिर्फ व्यू कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई और कोई कमेंट सेक्शन या कोई ऐसी फीडबैक सेक्शन अगर हम आपको ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर आप ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं कि आप अपनी इनपुट दे सकें, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमने किस रोल को कितना एक्सेस दिया हुआ है। ये किससे हो रहा है, PHP से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, PHP और क्या कर सकते हैं, पेज को क्रिएट कर सकता है, ओपन कर सकता है, रीड राइट डिलीट क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर, ये सारे काम हम PHP से कर सकते हैं। PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि डाटा जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है, ठीक है, साइन इन के लिए, साइन अप के लिए, किसी डाटा को ऐड करने के लिए, किसी चीज के लिए भी, वो उससे डाटा को कलेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, PHP, और उसको कहाँ ले जा रहा है, सेव कर रहा है डेटाबेस में। PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज, जो कुकीज को हम सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, या सेशन क्रिएट कर रहे हैं, हम सेशन को एंड कर रहे हैं, वो काम भी हम PHP के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि ऐड डिलीट मॉडिफाई डाटा हम डेटाबेस में किस तरह से करें, PHP के थ्रू करें। With PHP you are not limited to output HTML, सिर्फ आप ये नहीं है कि आप HTML को आउटपुट कर सकें, आप बाकी सारी चीज़ों को भी आउटपुट कर सकते हैं, जैसे कि इमेजेस, PDF फाइल्स, फ्लैश फाइल्स, सारी चीज़ों को हम आउटपुट में शो कर सकते हैं। अच्छा, PHP क्यों यूज़ की जाए, बाकी चीज़ों को से क्यों प्रेफरेबल है। सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि ये डाउनलोड फ्री हमारे पास है, फ्री डाउनलोडेबल है। आप इसको किसी प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकते हैं, विंडोज पे, लिनक्स पे, यूनिक्स पे, किसी प्लेटफॉर्म पे भी, और ये सारे सर्वर्स के साथ कंपैटिबल है, जैसे अपाची IIS किसी सर्वर के साथ भी ये कंपैटिबल है। PHP सपोर्ट्स वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस, किसी भी डेटाबेसेस को, जैसे MySQL डेटाबेस है, बाकी जो डेटाबेसेस हैं उनके साथ ये कंपैटिबल होती है। ये इजी टू लर्न है और रन्स एफिशिएंटली ऑन द सर्वर साइड। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हम कह सकते हैं कि आप PHP को यूज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स में इंटरैक्टिविटी लाने के लिए या बैक एंड फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए PHP को हम यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप कि सबसे पहले हम PHP को इंस्टॉल कैसे करेंगे। उसके लिए ये है कि आप PHP को अलहदा से भी कर सकते हैं और एक वेब होस्ट भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कि आप क्या करेंगे, एक वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे अपने PC पे और फिर आप PHP MySQL को कर सकते हैं। सिंपली आप वैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर लें, ये आपको फ्री मिल जाएगा गूगल से, आप इसको इंस्टॉल कर लें और उसको रन कर लें, ठीक है। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास एक आइकन आएगा जो कि इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का आइकन आपके पास आ रहा होगा। ये आइकन जब हम रन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये हमें देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक ग्रीन सा आइकन आ जाता है और उसके थ्रू हम क्या, अच्छा जी, ये आइकन हमारे पास लैपटॉप पे आ रहा है और हम इसको चेक कैसे करेंगे कि जी हमारा काम ठीक हो रहा है। हम लोकल होस्ट इसमें लिखेंगे और हम इसको क्लिक करेंगे तो
क्या हो जाएगा, हमारा जो इसका ये पेज ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी इंस्टॉलेशन ठीक हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि अपाची का कौन सा वर्जन है, सर्वर क्या है और पीएचपी का कौन सा वर्जन है, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ सकती हैं। और अगर आप क्लिक करना चाहते हैं कि आपका डेटाबेस सही इंस्टॉल हुआ है तो पीएचपी माई एडमिन को आप क्लिक करेंगे। तो अगर यूजर नेम पासवर्ड आपसे मांगता है, अगर आपने कोई दिया है तो वो कर दे, वरना जो नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं वही आपको करनी पड़ेंगी इसके लिए। और यहाँ पर क्या है, ये आपका जो पेज है वो ओपन हो गया, इसका मतलब है कि हमारी इंस्टॉलेशन ठीक हुई होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने पेजेस को मजीद फर्दर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब ये हमारे पास आ गया, हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब इसका है कि जी इसका सिंटेक्स क्या होता है। जब आप एक पेज क्रिएट करते हैं HTML का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे एक हमने जैसे सिंपली हम करते थे ना, HTML का पेज क्रिएट करते थे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, PHP का पेज क्रिएट करेंगे। अच्छा देखिए, ये हम न्यू पे जा रहे हैं, तो यहाँ बेसिक पेज पे हम आते थे, HTML की पेजेस वगैरह होते थे। अब हम डायनामिक पेज पे जाएंगे और यहाँ हम PHP के पेज को क्लिक करेंगे और हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो ये सिंपल वही स्ट्रक्चर है जो कि हमारा किस तरह से आ रहा था, एक HTML के पेज का स्ट्रक्चर आ रहा था। हम इसको सेव कर लेंगे प्रैक्टिस के नाम से, और अगर आप इसकी एक्सटेंशन देखें तो यहाँ पे देखें .php की एक्सटेंशन हमारे पास आ रही है। ठीक है, ये पेज हमारे पास यहाँ पर ओपन हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम चेक करके देखें, पहले आप सिंपल H2 में इसको चेक करके देखें कि आपकी एक हेडिंग किस तरह से क्रिएट हो रही है, तो हम इसको चेक कर लेंगे। ये हमारी एक हेडिंग क्रिएट हो रही है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये चेक करते हैं कि हमने PHP के स्क्रिप्ट को स्टार्ट करना है। वो किस तरह से स्टार्ट होगा, PHP, और इसका मतलब है कि हमने PHP के स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, इन टैग्स का ये मतलब होता है कि हम PHP के स्क्रिप्ट को हमने स्टार्ट कर लिया है, जैसे यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये जो एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP और फिर उसके बाद आपका जो कोड है और फिर ये यहाँ से यूं एंड हो जाएगा। ठीक है, और ये PHP का जो स्क्रिप्ट है ये आप कहीं पर भी अपने पेज में प्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, एक फर्स्ट पेज हम बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। यहाँ पे सिंपल हम जैसे प्रिंट कराना होता है यूजर को दिखाने के लिए, शो कराने के लिए, तो हम इको से, इको हमारे पास एक कीवर्ड है, उस इको से हम दिखा सकते हैं कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। डबल कोट्स में हमने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो ये हमारे पास नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, और ये H2 से या H1 सॉरी हमें नजर आ रहा है माई फर्स्ट PHP पेज। ठीक है, तो इको यहाँ पे क्या करें, PHP इको स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड टू आउटपुट डाटा टू द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन पे डाटा को हम शो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इको का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा जी, अब है हमारे पास PHP कमेंट्स हम किस तरह से लिख सकते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमारे पास स्लैश यूज होती है, डबल स्लैश यूज होता है या हैश यूज होता है, और अगर मल्टी लाइन कमेंट्स है तो स्लैश स्टैरिक हमारे पास यूज होगा, और इसी तरह यहाँ पे एंड करने के लिए भी यूज होगा। कमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं, हम एक तो रीडेबिलिटी को एनहांस करने के लिए यूज करते हैं और रीयूजेबिलिटी को एनहांस करने के लिए करते हैं। यानी कि अगर कल को 5-6 महीने बाद मैं अपने कोड को देखूं तो मुझे इजीली पता चल जाए कि यहाँ पे ये फॉर्म को ऐड कर रहा है, डिलीट कर रहा है, आउटपुट हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, या अगर मेरे कोड को कोई और देखे तो वो इजीली उसको यूज कर सके। अच्छा जी, अब हमारे पास है PHP वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, एक कंटेनर्स हैं जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी बात यह है कि आपने डॉलर से अपना वेरिएबल स्टार्ट करना है PHP में। ठीक है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ वेरिएबल, आप वो कोई भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ नाम भी हो सकता है। ठीक है, और ये वेरिएबल क्या कर रहे हैं, एज अ कंटेनर है कि ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं सिंपली। अब हमने क्या किया, देखिए ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है ये क्या कर रहे हैं, हमने अपने स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया, उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा जो है ये डॉलर टेक्स्ट क्या है, डॉलर जैसे मैंने कहा वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमने टेक्स्ट जैसे TXT हमने एक वेरिएबल लिया और उसमें हेलो वर्ल्ड हमने सिंपली शो किया। उसके बाद $x में 5 की वैल्यू है, y में 10.5 की वैल्यू है। अब इको, इको हमने क्या कहा था, प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इको डॉलर टेक्स्ट में क्या है, हेलो वर्ल्ड, तो इसलिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा।
देखिए अब हम चाहते हैं नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो, तो BR जैसे हमें पता है कि BR HTML के लिए यूज होता था कि जी हम इको करा सकते थे, ये सिंपल डबल कोट्स में आपने BR का जो टैग है उसको लिखना है ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये है कि जी नेक्स्ट लाइन पे है इको $x में क्या है इस वक्त 5, इसलिए 5 की वैल्यू शो हो गई, इको BR टैग्स में है और नेक्स्ट लाइन पे हम चले गए और फिर है $y, तो हम ये क्या शो हो गया 10.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है। इसमें दो चीजें जरूरी हैं, एक तो ये कि डॉलर टेक्स्ट या $x $y डॉलर से जो भी स्टार्ट हो रहा है, बाकी आप आगे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, उससे आपका वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है, राइट। और उस वेरिएबल को हम किस तरह से शो करा सकते हैं, सिंपली इको के साथ हम उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, वेरिएबल का स्कोप क्या है, PHP वेरिएबल स्कोप क्या है। In PHP, variables can be declared anywhere in the script. The PHP or the variable is the part of the script where the variable can be referenced or used. देखें, ये आप कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसका स्कोप क्या होगा, यानी कि कौन उसको एक्सेस कर सकेगा, कौन नहीं कर सकेगा। लोकल स्कोप होता है, ग्लोबल होता है, स्टैटिक होता है। इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल को क्या होता है। ठीक है, देखें, a variable declared outside the function has a global scope and can only be accessed outside a function। ठीक है, यानी कि ये जैसे हमने दिया है और उसके बाद हमने एक फंक्शन राइट किया और फिर फंक्शन को हम कॉल करें। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इको कराया है, डबल कोट्स में हमने पहले एंगल ब्रैकेट में P लिखा, यानी कि हम उसे एज अ पैराग्राफ शो करना चाहते हैं। फिर क्या लिखना चाहते हैं, वेरिएबल एक्साइड इनसाइड फंक्शन इज $x में क्या वैल्यू है 5, मगर यहाँ पर 5 शो नहीं हुआ। क्यों शो नहीं हुआ, क्योंकि ये फंक्शन से बाहर है, तो उसको इस फंक्शन को ये वैल्यू नजर नहीं आ रही, इसलिए ये शो नहीं हुआ। और बाहर मैंने जब ये लिखा है, यानी कि फंक्शन के बाहर जब मैंने इको करके $x लिखा है, तो फिर मुझे वैल्यू शो होगी, यानी कि फंक्शन के बाहर ये इसको पहचान रहा है, लेकिन फंक्शन के अंदर ये इसको नहीं पहचानेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे बाद में कि फंक्शन के अंदर ये इसको किस तरह से पहचानेगा, हम क्या करें कि वो इसको पहचान ले। अब वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन, अगर हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल कर रहे हैं, इट कैन बी ओनली एक्सेस्ड विद इन दैट फंक्शन, फिर वो फंक्शन के अंदर होगा, बाहर वो नजर नहीं आएगा। जैसे कि हम देखें, ये हमने एक फंक्शन किया है जिसमें $x इक्वल्स 5, हमने 5 की वैल्यू हमने x में सेव कराई है और इधर हम शो कर रहे हैं x। जब ये कॉल होता है तो ये इसको 5 नजर आ गया, लेकिन जहाँ पे फंक्शन देखें खत्म हो गया, यहाँ पे फंक्शन खत्म हो गया, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जब कॉल हो रहा है तो ये 5 की वैल्यू को शो नहीं करेगा, यानी कि ये लोकल एक्सेसिबिलिटी है इसकी फंक्शन के लिहाज से। अगर हम चाहते हैं, हम क्या करें कि हम फंक्शन के थ्रू बाहर वाले वेरिएबल को एक्सेस कर सकें, हम यही सेम ग्लोबल के नाम से फंक्शन में लिख देंगे। ठीक है, ग्लोबल, और यही वही $x $y है। हम इसे कह रहे हैं कि ग्लोबल जो आपने $x $y ऐसे ग्लोबल कर दें, यानी कि फंक्शन के थ्रू इसको एक्सेस कर सकें। तो अब अगर आप देखें तो $x और $y देखें, इसमें क्या वैल्यू है 5 और 10 यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे सम होके 15 आनी चाहिए। तो हम जब बाहर देखिए, फंक्शन के बाहर है, जब फंक्शन के बाहर हो रही है तो क्या हो रही है, $y को यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, स्टैटिक कीवर्ड वैल्यू सेव कर लेता है नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, किस चीज की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू। Normally, when a function is completed, executed, all of its variables are deleted. जब फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं सारे वेरिएबल्स डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि फंक्शन एग्जीक्यूट हो लेकिन वेरिएबल डिलीट ना हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन में जो हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं $x, इससे हम इसके साथ हम स्टैटिक का वर्ड लिख देते हैं। ये स्टैटिक का वर्ड इसको बताता है कि आपने वो वैल्यू डिलीट नहीं करनी, सेव कर लेनी है। देखें, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, माई टेस्ट में इस फंक्शन को कॉल किया गया, इसमें क्या वैल्यू है 0, तो यहाँ पे प्रिंट हुई 0, राइट। फिर क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया तो 1 आ गया। फिर क्या है, इको डॉलर जो है BR का स्टेटमेंट है ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। फिर फंक्शन को दोबारा कॉल किया गया, अब इसमें 1 था क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो चुका था, तो स्टैटिक की वजह से 1 इसके अंदर सेव हो गया, इसलिए जब हम इको कर रहे हैं $x को तो 1 की वैल्यू प्रिंट हो गई।
फिर जब नेक्स्ट टाइम तीसरी बार एग्जीक्यूट हुआ तो 2 की वैल्यू थी, क्योंकि जब सेकंड टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था तो 2 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई थी। तो थर्ड टाइम जब एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट हो गई, 2 की वैल्यू प्रिंट हो गई। यानी कि स्टैटिक से वो वैल्यू जीरो नहीं होगी, लॉस्ट नहीं होगी, वो उसके अंदर सेव रह जाएगी, जैसे इंक्रीमेंट करके हमने वो वैल्यू सेव कर ली है। अच्छा जी, ये हम जरा एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने वेरिएबल को आउटपुट किस तरह से करना है। देखिए इको हमने यूज किया है वेरिएबल को आउटपुट करने के लिए, जैसे अभी हमने किया था $y को, ये डॉलर टेक्स्ट को यूज करें तो ये ट्यूटोरियल आ रहा है क्योंकि इसके हमने अंदर ये दिया था इको आई लव डॉलर टेक्स्ट। तो इसी को हम देखें सिंपल डबल कोट्स में जो भी हम स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं वो लिख दी हमने, और जो भी इसके अंदर वैल्यू है वो हमने यहाँ पे शो करा दी। ये हम सिंपली कंकैटिनेट भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख दें डॉट के साथ, ठीक है। तो तब हम इसको कंकैटिनेट भी कर सकते हैं, जैसे कि डॉट और डॉट साइड्स पे हमने लिखा हुआ है, इस तरह से हमारी दोनों का रिजल्ट सेम होगा। आपकी मर्जी आप किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ये आसान होगा आपके लिए कि डबल कोट्स में सिंपल जो भी आपने लिखना है कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज, और फिर आगे आप वेरिएबल का लिख दें तो वो आपके लिए ईजी होगा, सिंपल डबल कोट्स में लिख देंगे आप। अच्छा जी, अब हमारे पास है डेटा टाइप्स। पीएचपी में डिफरेंट डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। ये सारी वो डेटा टाइप्स हैं जिसको वो सपोर्ट करता है। कुछ कॉमन हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग है, जो जैसे जैसे कोई वर्ड होता है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अ स्ट्रिंग कैन बी टेक्स्ट इनसाइड कोट्स, यू कैन यूज सिंगल और डबल कोट्स। जैसे ये हेलो वर्ल्ड है, आप डबल कोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और देखें सिंगल कोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल इको $x से हम उसको प्रिंट करा रहे हैं, दोनों तरह हम प्रिंट करके देख रहे हैं, डबल कोट्स की तरह भी और सिंगल कोट्स की तरह भी। अच्छा जी, पीएचपी जो है वो एक इंटीजर को सपोर्ट करता है। इंटीजर क्या होता है, वो जो डिजिट्स होते हैं उसको हम इंटीजर कहते हैं। कम से कम एक डिजिट आपके पास होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और डिफरेंट बेसिस को सपोर्ट करता है, जैसे बेस 10 है, बेस 16 है, डिफरेंट बेसिस को इंटीजर उसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने ये जो एक अच्छी बात है पीएचपी की वो ये है कि आपने इधर इंट और फ्लोट और ये खुद स्पेसिफाई नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर लेता है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे सिंपल $x लिख के आगे इसमें इंटीजर लिख लें। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है तो ये एक फंक्शन है वेरिएबल अंडरस्कोर डेम, वेयर अंडरस्कोर डेम डंप, इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि जी ये क्या है, वो आपको बता देंगे कि ये जी इंट 5985 यूज हो रहा है, ठीक है। अगर इन केस हमारा सिनेरियो ऐसा है, हम ये जानना चाहते हैं कि यूजर जो इनपुट दे रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, तो वो हम इस तरीके से जान सकते हैं। फ्लोट की वैल्यू पॉइंट्स में जो वैल्यू आती है, जो डिजिट्स आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं उससे, ठीक है। और उसको सिमिलरली हम स्पेसिफाई कर लेंगे $x में, हमने बता दिया, और वेयर अंडरस्कोर डैम्प से हम ये दे सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, फ्लोट है, तो वो वैल्यू आ गई कि फ्लोट है और उसके अंदर जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर की होगी। अच्छा जी, बूलियन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स को हम इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, आपने इसमें सेव कराना है एक्स या वाई। हम नेक्स्ट में आगे देखेंगे कि कंडीशनिंग में ये यूज होता है, किस तरह से यूज होता है। पीएचपी अरे हम क्या करते हैं, पीएचपी अरे सिंपली ये है कि एक अरे को आपने अगर डिक्लेयर करना है तो किस तरह से हम करेंगे, एक वेरिएबल ले लिया $कार्स या $x, आप कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं, इक्वल्स एरे पहले लिख लेंगे, और ब्रैकेट्स में हम वो डबल कोट्स में लिख लेंगे कि क्या क्या वैल्यू चाहिए, जैसे वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा, डिफरेंट वैल्यूज हमने दी हुई हैं, ठीक है। कार्स की हमने डिफरेंट वैल्यूज दी हैं, या लेट्स से यहाँ पे हमने दिया $कलर्स, ठीक है। तो एरे इधर हम क्या लिख देंगे, रेड, ब्लू, ग्रीन, डिफरेंट कोड्स में एक एक कलर को हम स्पेसिफाई कर देंगे। और वेयर अंडरस्कोर डंप से हमारे पास अगर हम जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से सेव हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा कि ये 3 की एरे है, 1 2 3 वैल्यूज इसमें सेव हुई हैं। और फिर ब्रैकेट्स में अगर आप देखें कर्ली ब्रेसेस में तो स्टार्ट हो रहा है कि 0 पे कौन सी वैल्यू है, यानी कि 0 पे कौन सी वैल्यू है, 5 का स्ट्रिंग है, 1 2 3 4 5 5 अल्फाबेट्स पे ये स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पे ये दिया गया है। फिर वैल्यू क्या आ रही है, डबल कोट्स में वैल्यू दी है, वॉल्वो आ रही है। फिर फर्स्ट पे क्या है, अरे 1, अरे के 1 पे क्या है, 3 का स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्या है, बीएमडब्ल्यू। फिर सेकंड पे क्या है, स्ट्रिंग 6 है और वैल्यू क्या है, टोयोटा 6, ठीक है। लास्ट हमारे पास ये है कि पीएचपी में हम एक ऑब्जेक्ट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए पहले हमें उसकी क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। ये सिमिलरली C++ वाला कंसेप्ट है कि आपने एक कीवर्ड क्लास के साथ एक या नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, कार, कलर, कोई भी नाम लिख सकते हैं।
और कर्ली ब्रेसेस में उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज को हम किस तरह स्पेसिफाई करते हैं, डॉलर दिस जो है वो एक कीवर्ड है, और इस तरह से हमने मॉडल, जैसे हमने कोई इसका मॉडल बताना चाहते हैं, VW है, कलर बताना चाहते हैं रेड है, इससे हम डिफरेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर उसका एक ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे $O हम फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ हर भाई हमने क्रिएट किया है, हम O भी क्रिएट कर सकते हैं, X भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। न्यू, और कार कहाँ से आया, ये वाला कार है जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए लिखा है। अब हम चाहते हैं कि हम इसकी इस मॉडल जो हमने जो इसकी जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से, पहले हम ये इको करेंगे क्योंकि हम शो कराना चाहते हैं डॉलर, ये देखिए डॉलर हर्वी, ये हमने लिख दिया, और हम इस साइन के साथ इस मॉडल को, ये कौन सा मॉडल है, ये वाला मॉडल है जिसको हम लिख रहे हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, VW। ठीक है, तो इन शॉर्ट आज हमने ये देखा है कि किस तरीके से हम PHP के क्या फायदे हैं, क्यों हम इसे यूज करना चाहिए, किस तरह से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्या उसका सिंटेक्स है, कमेंट्स किस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, उसके फिर हमने स्कोप को चेक किया है, और फिर हमने ये देखा है कि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ उसको वो सपोर्ट करता है, जैसे इंटीजर को, स्ट्रिंग को, और उसको किस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। अगर कोई इशू हो तो आप यहीं पर कमेंट कर सकते हैं, लेक्चर की वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आपके साथ जो क्यूरी है वो शेयर कर ली जाएगी, जो आपका आंसर है वो आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।